नमस्कार दोस्तों, रोजा वर्मा अवध वाले चैनल में आपका स्वागत है। फिल्म शुरू होती है और हवाई अड्डे पर अमेरिकी मरीन जिसका नाम माइक है, वो एक विशेष मिशन के लिए उत्तरी अफ्रीका के लिए उड़ान भरने वाला है, लेकिन जाने से पहले अपनी प्रेमिका जेनी को अलविदा कहता है। 3 महीने बाद माइक और उसका जासूस टॉमी अभी भी अफ्रीकी रेगिस्तान में हैं। एक चट्टान के ऊपर वो अपने टारगेट की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अंततः वे लोगों के 2 समूहों को विपरीत दिशाओं से आते हुए देखते हैं। एक समूह पैदल आ रहा है जबकि दूसरा सशस्त्र वाहनों से भरा काफिला है। दोनों समूह बीच में मिलते हैं और टॉमी, जो उसका कमांडिंग ऑफिसर है, वो रेडियो में माइक से शॉट लेने का आग्रह करता है। हालांकि वह झिझकता है क्योंकि यह परिवारों के बीच एक मधुर पुनर्मिलन की तरह दिखता है, न कि आतंकवादी बनाने के व्यवसाय की तरह। तब माइक को एहसास हुआ कि यह एक शादी है और उसका लक्ष्य दूल्हे के पिता है, जो अब जोड़े के पीछे खड़े हैं। वह अपने कमांडिंग ऑफिसर को स्थिति के बारे में बताता है और उसी समय अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए दूल्हे को मारने का आदेश प्राप्त करता है। हालांकि माइक एक नागरिक को क्रूरता से मारने से इनकार कर देता है और अपने कमांडिंग ऑफिसर से झूठ बोलता है और कहता है कि उसने लक्ष्य खो दिया है। उस क्षण स्नाइपर स्कोप की एक चमक समारोह में मौजूद गार्डों को उनके स्थान के बारे में बताती है, जो तुरंत गोली चला देते हैं। टॉमी के साथ भागने से पहले माइक ने कुछ गोलियां चलाईं, जबकि गार्ड अपने मालिक को क्षेत्र से बाहर निकालने के लिए दौड़ पड़े। कुछ गार्ड अपने वाहनों में माइक और टॉमी की ओर रास्ता बनाना शुरू कर देते हैं, इसलिए उन दोनों के पास कूदने और पहाड़ी से नीचे लुढ़कने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। वे एक चट्टानी संरचना के पीछे छिपने के लिए भागते हैं और टॉमी बचाव के लिए अपने कमांडिंग ऑफिसर को बुलाता है। हालांकि उसका जीपीएस टूट गया है और वह उनकी सटीक स्थिति नहीं बता सकता है। दुश्मन करीब आ रहा है, इसलिए माइक उन्हें अलग दिशा में ले जाने के लिए पहाड़ी पर गोली चलाता है, लेकिन अचानक उनके दुश्मन चले जाते हैं क्योंकि वे देखते हैं कि रेत का तूफान आ रहा है। माइक और टॉमी ने इसे कवर के रूप में उपयोग करने का निर्णय लिया और इसके माध्यम से चले गए क्योंकि टॉमी एक और कॉल करता है। उनका कमांडिंग ऑफिसर उन्हें पश्चिम में 5 घंटे की दूरी पर स्थित एक गाँव तक पहुँचने के लिए कहता है ताकि उन्हें रिसीव किया जा सके। अंततः दोनों तूफान से बाहर निकलने में सफल हो जाते हैं और असहनीय रेगिस्तानी धूप में चलना शुरू कर देते हैं। टॉमी हर समय बात करता है और घर पर अपने बेटे और पत्नी के बारे में कहानियां साझा करता है, लेकिन माइक अभी भी ज्यादा कुछ नहीं कहता है। निराश होकर टॉमी ने बताया कि जाहिर तौर पर माइक को अंदर से कुछ खा रहा है और वह शादी की संभावना के बारे में सोचते हुए जेनी के बारे में पूछता है। माइक बताता है कि वह उससे शादी करना चाहता है, लेकिन वह अभी नहीं कर सकता क्योंकि यह जटिल है। कुछ क्षण बाद उन्हें रेडियो पर एक संदेश मिलता है जिसमें बताया गया है कि मुख्य टीम में कुछ जटिलताएं हैं और नया पिकअप स्थान चुना गया है, जिसका अर्थ है कि दोनों को वहां पहुंचने के लिए रेगिस्तान पार करना होगा। टीलों के कारण रेडियो हमेशा काम नहीं करेगा, इसलिए उन्हें अतिरिक्त सावधान रहना होगा। काफी चलने के बाद माइक और टॉमी को फिर से रेतीले तूफान का सामना करना पड़ा और वे उसका इंतजार करने के लिए रुक गए। वे रस्सी के किनारे एक बच्चे के साथ एक आदमी को तूफान के बीच से गुजरते हुए देख सकते हैं, लेकिन वे उन्हें वापस नोटिस नहीं करते हैं, इसलिए दोनों गोली नहीं चलाते हैं। जैसे ही हवा चलती है, इसके पोल से एक चेतावनी संकेत निकलता और उड़ जाता है। एक बार जब रेतीला तूफान खत्म हो गया, टॉमी और माइक चिलचिलाती धूप में चलना जारी रखते हैं। तभी अचानक चेतावनी का संकेत माइक के पैरों के ठीक सामने आ जाता है। वह इसे पढ़ नहीं सकता, लेकिन खोपड़ी का मतलब स्पष्ट रूप से खतरा है और उसे याद है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस क्षेत्र में टनों लैंड माइन गाड़ दी हैं। हालांकि टॉमी को लगता है कि माइक इसे बहुत गंभीरता से ले रहा है और बताता है कि यह दुश्मनों को उनके गांवों से दूर रखने की स्थानीय लोगों की एक चाल है। टॉमी यह भी बताता है कि पीछे मुड़ने का मतलब प्यास से मरना है, इसलिए वह बस चलता रहा, इस विश्वास के साथ कि संकेत का मतलब है कि गांव निकट है। कुछ घंटों तक चलने के बाद जब माइक किसी चीज पर पैर रखता है तो वह ठिठक जाता है, लेकिन यह सिर्फ एक छोटा सा खिलौना सैनिक है। वह उसे अपनी बनियान में रख देता है। इसके बाद पता चलता है टॉमी प्यासा है, तो वो उसे अपना पानी साझा करता है। टॉमी माइक का मूड ठीक करने के लिए पीछे की ओर चलना शुरू कर देता है, क्योंकि वह माइक को चीजों के बारे में ज्यादा सोचने के लिए चिढ़ाता रहता है। अचानक एक क्लिक सुनाई देता है और माइक अपने दोस्त को चेतावनी देने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। टॉमी एक और कदम उठाता है और एक लैंडमाइन फट जाती है। जैसे ही उसके कान बजते हैं, माइक टॉमी की ओर एक कदम बढ़ाता है। तभी एक और क्लिक सुनता है। वह सदमे में आ जाता है जब उसे पता चलता है कि वह एक लैंडमाइन के ऊपर खड़ा है और उसे सक्रिय किए बिना आगे नहीं बढ़ सकता है। एक बार जब विस्फोट से रेत साफ हो गई, तो माइक देख सकता है कि टॉमी बच गया है, लेकिन उसने अपने दोनों पैर खो दिए हैं। वह दर्द से चिल्ला रहा है और मदद की भीख मांग रहा है, इसलिए माइक उसे शांत करने और स्थिति समझाने के लिए चिल्लाता है। माइक के मार्गदर्शन में टॉमी रेडियो के साथ अपने बैग तक
पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन दर्द बहुत अधिक होता है। जब वह नीचे देखता है तो उसका मूड खराब हो जाता है और उसे पता चलता है कि उसके पैर गायब हैं, जिससे वह घबरा जाता है। माइक उसे अपने परिवार की याद दिलाकर शांत करता है और उन दवाइयों के इंजेक्शनों का उल्लेख करता है जो वे अपने बनियान में रखते हैं। जैसा कि माइक कहता है, टॉमी एक को बाद के लिए बचाने के बजाय तुरंत दोनों ले लेता है। फिर टॉमी फिर से बैग ढूंढने की कोशिश करता है और इस बार वह उस तक पहुंच जाता है, लेकिन दुर्भाग्य से रेडियो काम नहीं कर रहा है। हताश होकर माइक बारूदी सुरंग से दूर जाने पर विचार करता है, क्योंकि संभावना है कि यह पुरानी और टूटी हुई है। हालांकि जोखिम अधिक है और टॉमी चाहता है कि वह जीवित रहे, इसलिए वह अपनी बंदूक निकालता है और माइक से खुद को मिटाने से पहले अपने बेटे को अपना प्यार भेजने के लिए कहता है। माइक हताशा और दुख में चिल्लाता है, लेकिन तुरंत खुद को रोक लेता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि घबराने से वह गिर सकता है। फिर वह अपने शरीर को बेहद सावधानी से नीचे करना शुरू कर देता है, जब तक कि वह एक घुटने पर न आ जाए और रेत को धीरे से हिलाने के लिए अपने चाकू का उपयोग करता है। उसे अपने पैर के नीचे कुछ गोल धातु मिली, जिससे पुष्टि हुई कि वह लैंडमाइन के ऊपर है। तभी माइक को एक आदमी दूर से देख रहा है, लेकिन मदद किए बिना चला जाता है। इसके बाद माइक एक हुक बनाने के लिए अपने जूते के फीते, अपनी बंदूक का पट्टा और अपनी कुल्हाड़ी को एक साथ जोड़ता है। वह बैग पाने की कोशिश करने के लिए उसे कई बार फेंकता है, लेकिन वह ज्यादा दूर तक नहीं पहुंच पाता। फिर से सावधानी से चलते हुए माइक खड़ा हो जाता है और कुल्हाड़ी फेंकते समय लगभग गिर जाता है, लेकिन शुक्र है कि वह समय पर ठीक हो जाता है। अब वह अंततः बैग को अपनी ओर खींच सकता है और रेडियो पकड़ सकता है, लेकिन तभी पता चलता है कि बैटरी खत्म हो गई है और अतिरिक्त बैटरी टॉमी की बनियान में है। कम से कम रेडियो को सूरज की रोशनी से संचालित किया जा सकता है, इसलिए वह इसे चार्ज करने के लिए छोटे पैनल को जमीन पर छोड़ देता है। इसके बाद माइक अपनी आपूर्ति पर ध्यान देकर खुद को व्यस्त रखता है। कुछ घंटों बाद अंततः रेडियो चालू हो गया और माइक को अपने कमांडिंग ऑफिसर से बात करने, स्थिति के बारे में बताने और निकासी का अनुरोध करने को मिला। हालांकि अधिकारी असफल मिशन से खुश नहीं है और चूंकि माइक के पास जीपीएस नहीं है और उसका एक पैर पहले से ही मृत्यु के दायरे में है, इसलिए उसे उच्च प्राथमिकता नहीं माना जाता है। रेतीले तूफान के कारण हेलीकॉप्टर उड़ नहीं सकते, इसलिए माइक को उसे लेने के लिए काफिले का 52 घंटे तक इंतजार करना होगा। माइक को यकीन नहीं है कि वह इतने लंबे समय तक जीवित रह पाएगा, लेकिन उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं है और वह अपनी घड़ी पर टाइमर शुरू कर देता है। कमांडिंग ऑफिसर उसे याद दिलाता है कि बहुत सारी खदानें पुरानी और टूटी हुई हैं और इस समस्या से बचने के लिए एक ट्रेंच तकनीक है। हालांकि उसके समझाने से पहले ही संचार बंद हो जाता है। कुछ घंटों बाद माइक ने अपना कुछ राशन खा लिया, यह देखते हुए कि उसके पास बहुत कुछ नहीं बचा है कि तभी अचानक रेतीला तूफान फिर से आने लगता है। इसलिए माइक तुरंत अपना चेहरा ढक लेता है, अपनी चीजें पकड़ लेता है और हवा के विपरीत यथासंभव स्थिर होकर प्रतीक्षा करने के लिए झुक जाता है। उसका शरीर बहुत कांपता है, लेकिन माइक मजबूत है और बारूदी सुरंग को सक्रिय किए बिना उसमें से निकल जाता है। एक बार जब तूफान गुजर गया तो माइक ने चारों ओर देखा और पाया कि हवा ने टॉमी के शरीर को उसके ठीक बगल में धकेल दिया था। अपने दोस्त के चेहरे को अपनी टोपी से ढकने के बाद वह बनियान की जेब खोलता है और उसे टॉमी के परिवार की एक तस्वीर मिलती है। वह 1 मिनट का मौन लेता है और अंततः बैटरी लेने से पहले उसे वापस रख देता है। दुर्भाग्य से हवा ने बैग को बहुत दूर तक उड़ा दिया है और अब उसके पास रेडियो तक पहुंच नहीं है। निराशाजनक विडंबना माइक को हंसाती है। जैसे जैसे समय बीतता है, माइक इंतजार करने के अलावा कुछ नहीं कर पाता। वह धूप से बचने के लिए अपना सिर ढक लेता है और पानी की आखिरी बूंद भी पी लेता है। हताश होकर वह आकाश में कुछ गोलियां चलाता है और मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वह स्वयं हटाने को ही अपना एकमात्र विकल्प मानने लगता है, लेकिन उसी क्षण वह एक बर्बर व्यक्ति को वहाँ से गुजरते हुए देखता है। माइक उस पर अपनी बंदूक तानता है और उसे रुकने के लिए कहता है, लेकिन बर्बर नहीं सुनता और आगे बढ़ता रहता है। यह सोचकर कि वह अंग्रेजी नहीं बोल सकता, माइक यह बताने के लिए जोरदार आवाजें निकालता है कि यह एक बारूदी सुरंग क्षेत्र है। हालांकि बर्बर उसका मजाक उड़ाता है। फिर वह आदमी जिगजैग पैटर्न में माइक की ओर चलना शुरू कर देता है। अचानक उसने पूछा कि माइक क्यों अटका हुआ है। उसने खुलासा किया कि वह अंग्रेजी समझता है। माइक स्थिति के बारे में बताता है क्योंकि वह लगातार पानी और रेडियो मांगता रहता है। हालांकि बर्बर व्यक्ति उसके न हिलने डुलने के लिए उसका मजाक उड़ाता है। वह अपना फ्लास्क लेता है, लेकिन रेडियो की मदद नहीं करता है। वह माइक की चिल्लाहट और सवाल को नजरअंदाज करते हुए चला जाता है कि क्या उसकी अजीब हरकतें उसे खानों से बचने में मदद करती हैं। कुछ घंटों बाद माइक पीने के लिए खुद को एक बैग में पेशाब करने के लिए मजबूर करता है। वह मुश्किल से एक घूंट पीता है कि एक छोटी लड़की उसी जिगजैग पैटर्न में उसकी ओर दौड़ती हुई दिखाई देती है। वह उसे पानी से भरा अपना फ्लास्क देती है और माइक पानी पीता है क्योंकि उसे लगता है कि वह बर्बर व्यक्ति की बेटी है। फिर लड़की अपने बैग से एक खिलौना सैनिक निकालती है और माइक उसे वह खिलौना दिखाता है जो उसे बदले में मिला था। इसलिए वह उसे और टॉमी का प्रतिनिधित्व करने के लिए दोनों का उपयोग करती है। शब्दों का प्रयोग किए बिना वह माइक को यह
बताने के लिए खिलौने को धक्का देती है कि उसे आगे बढ़ने की जरूरत है। माइक का कहना है कि वह हिल नहीं सकता और बिना मतलब के रेडियो के लिए चिल्लाना शुरू कर देता है, इसलिए लड़की चली जाती है। बाद में जैसे ही सूरज ढलने लगता है, माइक अपने फोन पर कुछ गाने बजाता है और आग जला लेता है। वह दूर से जानवरों की चीखें सुन सकता है, इसलिए वह अपने फोन पर जेनी की तस्वीरें देखकर और एक वीडियो देखकर अपना ध्यान भटकाता है, जो उसने विशेष रूप से उसके जाने के लिए सौभाग्य आकर्षण के रूप में बनाया था। आखिरकार आग बुझ जाती है और माइक अपनी घड़ी देखते हुए सो जाता है। उसके पिता उसके सामने आते हैं और उसे मुक्का मारते हैं, जिससे उसे बचपन में उसके साथ हुए दुर्व्यवहार की याद ताजा हो जाती है। इसके कारण वह गिरने से ठीक पहले जाग जाता है। फिर माइक अपनी आग को फिर से शुरू करने की कोशिश करता है, लेकिन उसी क्षण उसे पास आते जंगली कुत्तों की गुर्राहट सुनाई देती है। वह अंधेरे में गोली चलाने लगता है, लेकिन उसकी एक भी गोली नहीं लगती। टॉर्च का उपयोग करके जोखिम उठाने का निर्णय लेते हुए उसे पता चलता है कि जंगली कुत्तों में से एक टॉमी का बैग छीन रहा है और दूसरा उसकी ओर चल रहा है। बंदूकें बदलने के बाद वह फिर से गोली चलाता है, जिससे कुत्ते को चोट लग जाती है। जैसे ही जीव पीछे हटता है, वह एक बारूदी सुरंग को सक्रिय कर देता है और परिणाम स्वरूप होने वाले विस्फोट से झुंड डर जाता है। अगले दिन बर्बर फिर से माइक से मिलने जाता है और उसे अब तक जीवित रहने के लिए भाग्यशाली व्यक्ति कहता है। बर्बर बताता है कि उसे नहीं पता कि बारूदी सुरंगें कहाँ हैं और वह बेहतर मौके पाने के लिए ऐसे ही चलता रहता है। वह सोचता है कि माइक शारीरिक रूप से आगे बढ़ने से डरता है क्योंकि वह अपनी आत्मा में ऐसा करने में सक्षम नहीं है, और पूछता है कि माइक एक सैनिक क्यों बन गया, जिस पर माइक जवाब देता है कि उसके पास अब रहने का कोई कारण नहीं है। कम से कम इस बार बर्बर रेडियो लाता है और माइक तुरंत बैटरी बदल देता है, लेकिन यह फिर भी काम नहीं करेगा। फिर बर्बर माइक का चेहरा पकड़ लेता है और उसे एक आजाद आदमी बनने के लिए कहता है। इसके कारण माइक उस आदमी को भ्रम में डाल देता है, क्योंकि टॉमी उसे जीवित रहने के लिए कह रहा है। लेकिन एक बार जब वह पलकें झपकाता है तो बर्बर दूर हो जाता है। कुछ घंटों बाद माइक ने अपना जूता काट लिया क्योंकि उसका पैर लाल हो गया था और सूज गया था। वह अपने चाकू का उपयोग बिच्छू को मारने के लिए भी करता है। आखिरकार गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है और वह अपनी बनियान उतार देता है। यह स्पष्ट है कि यह पूरा अनुभव उसे मानसिक रूप से प्रभावित कर रहा है। वह मतिभ्रम देखना शुरू कर देता है और उनके साथ बातचीत करता है, जैसे कि वे उन पर चिल्लाते हैं, उन्हें मुक्का मारते हैं और यहाँ तक कि हताशा में चिल्लाते हैं। हर बार ऐसा होने पर क्लिक की आवाज सुनी जा सकती है। उसने टॉमी के शरीर को भी खड़ा देखा और घोषणा की कि वे घर जा रहे हैं, लेकिन वह तुरंत गायब हो जाता है। शाम को माइक बेस से संपर्क करने की कोशिश करता रहता है, जबकि टॉमी का भ्रम उसे बताता है कि वह बस बैटरी खत्म कर रहा है। उसी समय उसका फोन बजने लगता है और माइक देखता है कि यह उसके पिता का कॉल है, इसलिए टॉमी को बताना पड़ता है कि यह वास्तविक नहीं है। माइक उसे झपटता है और दूर धकेल देता है, इसलिए टॉमी उसे याद दिलाता है कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि माइक ने कभी भी अपने आंतरिक राक्षसों पर काम नहीं किया। माइक का कहना है कि जेनी को छोड़ने के बाद वह अपने पिता जितना बुरा हो गया है, लेकिन टॉमी उसे आश्वस्त करता है कि वह बुरा नहीं है। फ्लैशबैक से पता चलता है कि माइक ने जेनी से उससे शादी करने के लिए कहा था, लेकिन उसने उसे ठुकरा दिया क्योंकि उसे भी लगा कि पहले उसे कुछ आत्मोपचार करना होगा। वर्तमान में माइक लगभग सो जाता है, लेकिन उसी क्षण जंगली कुत्ते फिर से आ जाते हैं। वे एक बारूदी सुरंग को सक्रिय करते हैं और विस्फोट से दूर चले जाते हैं, लेकिन इस बार वे नहीं हटते। माइक उसके सामने अंधेरे में गोली चलाता है, केवल टॉमी द्वारा उसे सावधान रहने की चेतावनी देने के लिए। अचानक एक कुत्ता बगल से उसके पास आता है और उसकी बाह पर काट लेता है, तो माइक उस पर गोली चला देता है। तब टॉमी उसे अपने कमांडिंग ऑफिसर द्वारा बताई गई तकनीक को आजमाने के लिए मना लेता है। इस प्रकार माइक बेताब होकर रेत खोदना शुरू कर देता है। दुर्भाग्य से कुत्ते हमला करने के लिए उस पर कूद पड़ते हैं और माइक को खाई से बाहर निकालने से पहले ही उसे धक्का दे देते हैं, जिससे बारूदी सुरंग में विस्फोट हो जाता है और वह घायल हो जाता है। जैसे ही वह मर जाता है, माइक झपकाता है और महसूस करता है कि विस्फोट एक मतिभ्रम था, लेकिन कुत्ते वास्तव में हमला कर रहे हैं। जीवित रहने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर वह अपना चाकू पकड़ लेता है और उन्हें एक एक करके मारना शुरू कर देता है। इस प्रक्रिया में उसे कई घाव लग जाते हैं। लड़ाई के दौरान वह उस समय के बारे में सोचता रहता है जब उसे अतीत में मुक्का मारा गया था। सुबह तक सभी कुत्ते मर चुके थे और माइक बच गया। उस क्षण अंततः रेडियो सक्रिय हो जाता है और माइक को पता चलता है कि किसी हमले के कारण काफिले में देरी हो रही है, इसलिए उसे 17 घंटों में बचाया जाएगा। यह जानते हुए कि बचने की संभावना कम है, बेस माइक को जेनी से जोड़ता है और वह तुरंत उसे अपने सामने देखकर जो कुछ भी छूता है उसे नष्ट करने के लिए माफी मांगना शुरू कर देता है। जेनी के उत्तर देने से पहले संचार समाप्त हो जाता है और माइक अंततः बेहोश हो जाता है, लेकिन समय रहते बर्बर ने उसे पकड़ लिया। जबकि वह आदमी माइक के घावों पर मरहम लगाता है, वह अपनी लकड़ी को दिखाते हुए बताता है कि एक बारूदी सुरंग ने उसके पैर को उड़ा दिया। वह अस्पताल में बहुत डरा हुआ था, लेकिन एक नर्स ने उसके प्रति इतनी सहानुभूति दिखाई कि उसे आगे बढ़ने में मदद मिली और अंततः वह उसकी पत्नी बन गई। फिर बर्बर ने माइक को कुछ दवा पिलाई और उसे चेतावनी दी कि इससे दर्द में तो
राहत मिलेगी, लेकिन मतिभ्रम भी बदतर हो जाएगा। माइक उस छोटी लड़की का उल्लेख करता है, लेकिन बर्बर ने खुलासा किया कि वह वही था जो उसके लिए फ्लास्क लाया था। अब उनके केवल 3 बेटे हैं, क्योंकि उनकी बेटी की मौत बारूदी सुरंग की चपेट में आने से हो गई थी। वे बारूदी सुरंगों को गोरिल्लाओं को बेचने के लिए एक साथ इकट्ठा करते थे और लड़की बारूदी सुरंगों को पुराने डिब्बों से बदलकर निकालने में बहुत अच्छी थी। बर्बर सोचता है कि वह माइक जितना भाग्यशाली नहीं है, लेकिन कम से कम वह स्वतंत्र है, क्योंकि उसने आगे बढ़ना सीख लिया है। बाद में वह आदमी चला जाता है और माइक अपनी बेटी को अपने बगल में चलते हुए देखता है। अचानक दवा का असर होता है और माइक देखता है कि उसके बचपन के घर की दीवारें जमीन से बाहर आ गई हैं। वह दरवाजा खोलता है और उसका बच्चा स्वयं अपने पिता को अपनी माँ के प्रति अत्यधिक हिंसक होते हुए देखता है। जब उसके पिता ने उस पर ध्यान दिया तो उन्होंने कहा कि वह उसे एक आदमी बनना सिखाएगा और उसे मुक्का भी मारा। हिट के कारण माइक एक सेकंड के लिए वास्तविकता में लौट आता है और फ्लैशबैक तुरंत फिर से शुरू हो जाता है। वह जेनी के साथ अपने सुखी जीवन को देखता है, लेकिन एक क्लिक की आवाज अस्पताल के बिस्तर पर अपनी माँ की यादों में बाधा डालती है। माइक डर के मारे अपने घर से भाग गया था और अपनी माँ को अपने पिता के पास छोड़ गया था, जिसके परिणाम स्वरूप उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। एक अन्य स्मृति में टॉमी और माइक एक बार में देख रहे हैं कि कैसे 2 आदमी एक वेट्रेस को परेशान कर रहे हैं जो जेनी थी। क्रोधित होकर माइक उसके बचाव में आया और बहुत आक्रामकता के साथ उन लोगों को पीटना शुरू कर दिया। मतिभ्रम फिर से मिश्रित हो जाता है और उसके पिता उसे मुक्का मारने के लिए फिर से प्रकट होते हैं। रेगिस्तान और अस्पताल में अपनी माँ की मृत्यु की याद के बीच माइक का मन बदल जाता है, जो उसे आज तक दोषी महसूस कराता है। यह टॉमी की दृष्टि ही है जो अंततः उसे काफिला आने की चेतावनी देने के लिए बाहर निकल जाती है। रेडियो में एक आवाज भी उससे संपर्क करने की कोशिश कर रही है, लेकिन माइक का सूखा गला मुश्किल से कुछ बोल पा रहा है। वह हाथ हिलाने की कोशिश करता है, लेकिन वह इतनी दूर है कि उसे देखा नहीं जा सकता। तब टॉमी उसे स्मोक ग्रेनेड की याद दिलाता है और जब माइक उसे पकड़ने ही वाला होता है तो अचानक टीलों में छिपे एक दुश्मन ने उसे गोली मार दी। जेनी को हार न मानने के प्रोत्साहन के रूप में सोचते हुए खून से लथपथ माइक झुकता है और अंत में धुआं ग्रेनेड पकड़ लेता है, लेकिन इससे पहले कि वह इसे सक्रिय कर पाता, दुश्मन फिर से गोली मारता है और उसे गिरा देता है। जेनी के साथ बहस और उसके चले जाने की यादें उसके दिमाग में भर जाती हैं, क्योंकि माइक जवाबी कार्रवाई करता है। गोलियां खत्म होने से पहले जितने दुश्मनों को मार सकता है गोली मारता है। उसके पिता फिर से प्रकट होते हैं और माइक को याद आता है कि उसकी माँ ने उससे उसे जाने देने के लिए कहा था। भ्रमित और अभिभूत माइक अपने पिता पर बंदूक तानता है, जो उसे ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। हालांकि वह जेनी के बारे में सोचता है और कैसे उसने बार में लड़ाई के बाद उससे बाहर जाने के लिए कहा था, इसलिए उसने उसके लिए अच्छा बनने और गोली न चलाने का फैसला किया। उसके पिता ने उसे उसी समय गले लगाया जब उसे जेनी के गले लगने की बात याद आई, जिससे अंततः उसे आगे बढ़ने में मदद मिली। काफिला अधिक समय तक नहीं रुकेगा और ग्रेनेड पर्याप्त नजदीक नहीं है। माइक को बर्बर के शब्द याद आते हैं और वह सावधानी से लैंडमाइन से दूर चला जाता है, लेकिन कुछ नहीं होता है। हैरान होकर उसने लैंडमाइन खोदी और पाया कि यह लड़की के डिब्बों में से एक था। डिब्बे के अंदर उसे एक खिलौना सैनिक मिलता है। माइक राहत में हंसता है और अंततः उसे ग्रेनेड मिल जाता है, जिससे काफिला उसे ढूंढने और उसे बचाने के लिए समय पर इसे सक्रिय कर देता है। कुछ समय बाद ठीक हो चुका माइक अमेरिका लौट आता है और जेनी के साथ फिर से जुड़ता है और उसके लिए एक बेहतर जीवन शुरू करने के लिए तैयार होता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।